हेलो हेलो। राजेंद्र। हाँ जी, हाँ जी, हाँ राजेंद्र जी, मैं मनीष बोल रहा हूँ हाँ जी, हाँ चेन्नई जी, से। हाँ जी। कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया, आप सुनाइए। बस बस ठीक है राजेंद्र जी। तो ऑलमोस्ट 2 महीना कंप्लीट हो गया हाँ जी, आपका प्रोग्राम में। हाँ जी, तो काफ़ी फायदा है और आपको पहले फीडबैक भी दिया था। हाँ जी। तो एक चीज़ का वो पता करना था, जैसे दांतों का प्रॉब्लम है जो जिंजीवाइटिस और गम सर्जरी और रूट कैनाल भी हुआ है। हम्म, तो डॉक्टर ने बोला था कि ये वाटर वाटर फ्लॉसिंग होता है तो यूज़ करना है, तो डेली यूज़ करना पड़ता है। वाटर फ्लॉसिंग, हाँ जी। उसमें क्या उससे होता है? मतलब उससे पानी से मतलब आप वो जेट होता है, पानी से आप वो प्लेक निकाल देता है, प्लाक। हम्म, तो उसको आप वो मतलब वो बैटरी से चलता है, उसको आप दांतों पे मारेंगे तो वो फ्लॉसिंग कर देता है। तो नॉर्मल जो फ्लॉसिंग करते हैं वो एक थ्रेड देते हैं, हम्म, लेकिन वो उसमें अनकंफर्टेबल होता था। हम्म, तो अभी इन्होंने वाटर फ्लॉसिंग का बोला, तो फिर वो कर रहे थे काफी टाइम से। हम्म। लेकिन ये कि अभी मतलब प्लैक तो बहुत होता है, जैसे वो और साथ में मतलब अगर ना करो तो स्मेल वगैरह वो सब भी आता है। तो ये मशीन तो कितने का इसका क्या, आता है? ये आता है अबाउट 1500 के आसपास आ जाता है, 1500 to 2000। अच्छा, तो इसमें जब करते हैं तो काफी गंद निकलता है, प्लेक निकलता है। प्लेट निकलता है पानी के साथ। लेकिन ये कि कुछ प्लेग जैसे मुझे तो लगता है कि वो अंदर भी चला जाता है, जो गम्स के अंदर। क्योंकि वो मतलब जेट मारो तो कुछ अंदर जाता है, कुछ मतलब सब बाकी जगह भी चला जाता होगा, लेकिन हम्म। सफाई तो करता ही है काफी। अच्छा, तो क्योंकि कितना इसमें टाइम जिन लगता है लोग इसमें? इसमें जैसे 5 से 10 मिनट आपको लगता है। तो आपके उसमें पास आप है या आपको कंसिडर कर रहे हैं लेने का? नहीं नहीं, मेरे पास है। अच्छा। मेरे को इन्होंने गम सर्जरी किया था। हाँ। उसके बाद इन्होंने कहा कि आप खरीद लीजिए, तो फिर मैंने खरीदा। तो हम्म। वो मैं यूज कर रहा हूँ, मेरे को 5-6 महीना हो गया। अच्छा। तो लेकिन ये कि उसको अगर आप मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट सेटिंग पे रखना पड़ता है, अगर बहुत हार्ड करेंगे तो फिर गम्स में प्रॉब्लम हो जाता है। क्या हो जाता है? गम्स में प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब अगर बहुत हार्ड करेंगे तो कुछ जगह जैसे होता है, सेंसिटिव जगह है गम्स में, हम्म। तो वो प्रॉब्लम कर सकता है। तो आप क्या तो कहते हैं कि मतलब अगर किसी को ये इनिशियल स्टेज है जहाँ पर कोई खास प्रॉब्लम नहीं हुआ है तो उसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए? देखिए एक्चुअली क्या है, मेरे को 6 महीना हुआ है। हम्म, और प्रॉब्लम देखो, अभी मेरे को लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम इसका पता नहीं है। शॉर्ट टर्म में तो मुझे बड़ा अच्छा लगा हम्म, क्योंकि ये सफाई करता था। हम्म, लेकिन लॉन्ग टर्म में अब मुझे लग रहा है कि कहीं ये जो प्लाक है वो उसको दांतों के अंदर, मतलब जो गम्स के अंदर ना डाल देता है। थोड़ा मतलब कुछ तो बाहर निकाल देता है, हम्म, लेकिन क्योंकि आप तेज जेट जेट डाल रहे हैं तो कुछ तो अंदर भी चला जाता है गम्स के अंदर। हम्म। तो उससे फिर आपकी लॉन्ग टर्म वो जिंजीवाइटिस और पीरियोडोंटिस वाली प्रॉब्लम आ सकती है। तो मुझे लगता है कि ये इसके बैड इफेक्ट्स भी हैं, गुड इफेक्ट्स भी हैं। शॉर्ट टर्म में ठीक है, लॉन्ग टर्म में अब मेरे को देखना है क्या होगा। अच्छा, मुझे इसका तो कोई आइडिया नहीं था। पर आपको क्या, अच्छा। आपने क्या क्या कराया हुआ है? आपको गम्स का इशू था? हाँ, गम्स का एक्चुअली क्या था, पहले तो रूट कैन 2-3 तो रूट कैनाल हुआ था, वो तो पहले की बात है। कब की फिर बात है? उसके बाद ये तो देखो 10 साल पहले फिर एक रूट कैनाल हुआ, उसके बाद 5 साल पहले 2 हुआ। हम्म, फिर अभी रिसेंटली 1 साल पहले गम्स में बहुत सारा ब्लीडिंग हो गया, हम्म, तो पायोरिया टाइप हो गया। हम्म, तो ब्लीडिंग मतलब हैवी होता है। बीच पहले तो मैं क्लीनिंग करवाता था, ठीक हो जाता था, लेकिन अब हम्म, डॉक्टर ने कहा ये क्लीनिंग से भी नहीं होगा, हम्म, आपको गम सर्जरी करना पड़ेगा। तो उन्होंने हम्म, वो लेजर से वो सर्जरी किया एक हम्म, डेढ़ घंटे में। हम्म, फिर उसके बाद कुछ एंटीबायोटिक करा दिया, फिर कहा हम्म, कि ये वाटर वाटर फ्लॉसिंग यूज करवा। हम्म, तो अब ये है कि कुछ मतलब उससे ब्लीडिंग तो रुक गया है गम सर्जरी से, हम्म। बट लॉन्ग टर्म सर्जरी इज नॉट अ सोल्यूशन। तो क्योंकि आपको रोज सफाई करना है, उसके बाद आपको मतलब ध्यान रखना पड़ेगा, और फिर आपके पास फिर आपको डेंटल क्लीनिंग के लिए जाना पड़ेगा, ऐसा वो बोलते हैं, हम्म। हर 6 महीने बाद। अच्छा। तो मतलब ये कि आप जाते रहिए डेंटिस्ट के पास, तो इसमें लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है।
तो आपने जब से लिया तब से आपने क्लीनिंग नहीं कराया, क्लीनिंग के लिए नहीं गए आप? नहीं, मैं क्लीनिंग के लिए नहीं गया क्योंकि गम सर्जरी हुआ था 6 महीना हो गया। हम्म। अब वो बुला रहे हैं क्लीनिंग के लिए, तो अब जाना पड़ेगा शायद। अच्छा। तो इसमें अब जैसे आप बता रहे थे कि मतलब उसको ब्रश, सॉफ्ट ब्रश से बस करते रहे, लेकिन वो उससे प्लैक पूरा नहीं निकलता है। पता नहीं, अब जैसे या तो उसको बहुत टाइम से डिहाइड्रेशन करें तभी ठीक होगा या कैसे होगा। कि तो प्लेक क्या? वगैरह निकालने का जरूरत नहीं है, अनलेस अच्छा, एंड अनटिल कि वो पहले से ही जाना शुरू कर दे। जैसे मेरे को दांतों का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो ब्रश भी नहीं करता, मैं तो सॉफ्ट भी नहीं करता, कुछ भी नहीं करता मैं। अच्छा, तो उसमें मेरे को करीब करीब 15 साल तो हो ही गए बंद किए हुए ब्रशिंग, और मैं ब्रश और टूथपेस्ट कुछ भी यूज नहीं करता हूँ। आप ये कह सकते हैं कि मैं हफ्ते 10 दिन में कभी कभी एक बार ही सॉफ्ट ब्रश यूज कर लेता हूँ। तो आपका जो वो नहीं बनता प्लैक और टाटर और? वो दांतों के ऊपर ऊपर रहता है, गम्स वगैरह में तो नहीं गया आज तक कभी, गम्स का तो कोई इशू ही नहीं है मेरे को। बल्कि आज से काफी टाइम पहले मेरा एक जो होता है दांत होता है वो उल्टा आ रहा था, वो क्या बोलते हैं उसको, विजडम टूथ जो होता है वो कुछ उल्टा था, तो उसकी अच्छा, वजह से कुछ प्रॉब्लम होता था। बट बिसाइड्स दैट तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अच्छा। मेरे को किसी भी तरीके का क्लीनिंग का या किसी भी तरीके का कोई भी इशू नहीं आता। प्लेक का कह सकते हैं कि कभी कभी दिखाई देता है मॉर्निंग में, बट हाँ, अगर हाँ। वो सॉफ्ट ब्रश कर लो फिर तो कोई दिक्कत नहीं आता। प्लेक तो रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि अगर हमारा स्लाइवा वगैरह रहता है तो वो अपने आप से अंदर जाता रहता है। अच्छा। तो हम्म, मुझे तो बल्कि स्मेल वगैरह का या बाकी सब इशू भी नहीं है। अच्छा, अच्छा। बल्कि तो जब फिर हाँ, जब ब्रश वगैरह करते थे, रेगुलरली टूथपेस्ट यूज करते थे, उस समय स्मेल आता था। अब तो स्मेल नहीं है कोई भी। अच्छा। तो ये मतलब लॉन्ग टर्म जैसे आपने किया हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन से, उससे ही फर्क पड़ जाएगा? हाँ, उसे मतलब लगता है तो यही है कि उसी की वजह से है, क्योंकि अभी 58 की एज में क्रॉस कर चुका हूँ। अच्छा। 58 से भी 6 महीने 5 महीने ऊपर हो गए। तो हम्म। मुझे दांतों का कोई भी इशू नहीं है, और गम्स अच्छा, भी पूरे फर्स्ट क्लास हैं, और एनिमल भी पूरा है। तो अभी मुझे लगता नहीं 15-20 साल तक भी कोई इशू आएगा। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, हम्म। हम्म, अच्छा, ठीक है। तो हाँ, मतलब फिर यही, फिर तो आप सॉफ्ट ब्रश जैसे हफ्ते में दो तीन बार यूज कर लेते हैं ना? मेरा एवरेज तो उससे भी कम है, पर आजकल पिछले कुछ दिनों से मैं सोचता हूँ कि कर लेना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा प्लेग तो आ ही जाता है खाने का। पर वो हम्म। क्योंकि दांतों के बीच में कोई गैप नहीं है, गम्स का मेरे को कोई भी इशू नहीं है, तो वो अंदर तो नहीं जाता है अच्छा, अच्छा, कहीं पर भी, हल्का सा भी गैप या कुछ भी नहीं है। अच्छा, मेरे को अच्छा। गम हाँ, से फिर तो रिलेटेड कोई इशू नहीं है। अच्छा, अच्छा, जब ये फिर तो शुरू हाँ, शुरू ठीक। में ब्रशिंग बंद किया था ना, तब थोड़ा सा गम्स में कभी ब्लीडिंग होता था। पर उस समय जब ब्लीडिंग हुआ तो सॉफ्ट ब्रश वगैरह यूज कर लिया। उसमें तो मैं बिल्कुल भी नहीं करता था, 6-6 महीने 1-1 साल तक तो सॉफ्ट ब्रश वगैरह किसी भी तरह का कोई यूज नहीं किया। तो उस अच्छा, समय फिर कुछ दिन, जैसे 10-5 दिन फिर लगातार सॉफ्ट ब्रश से कर लिया, क्लीन कर लिया। और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके वो जो ब्लीडिंग हुआ था शुरू शुरू में, मेरे ख्याल से 2-3-4 बार हुआ हुआ हल्का सा, वो भी ज्यादा नहीं, बहुत हाँ, हल्का हाँ, सा। उसके बाद हाँ, कुछ हाँ। नहीं हुआ कभी। अच्छा, और अच्छा, अगर फिर तो गम्स, ठीक है। हाँ, अगर दांतों का है ना वो थोड़ा थोड़ा ब्लैकिश था, वो कहीं कहीं पर पहले लाइनिंग होता था, पर अब मैं ये समझता हूँ कि पिछले 5 साल में पहले से 1/3 या 1/4 रह गया होगा। वो तो जो हल्का हल्का निशान था वो भी चला गया है। अच्छा, तो दैट्स गुड। अच्छा। हम्म। हाँ, नहीं तो अगर ठीक है, अगर उससे मतलब आराम मिला तो अच्छी बात है। हम्म। हाँ, हाँ, नहीं, मैं भी सोच रहा हूँ कि ये वाटर पिक बंद करके और सॉफ्ट ब्रश तो ले ही आया हूँ, तो वो मतलब यूज कर रहा हूँ। बेबी ब्रश ना? तो देखते हैं। हाँ, बेबी ब्रश। हाँ। हाँ, उससे कर सकते हैं क्लीनिंग, उससे थोड़ा सा प्लेग वगैरह होगा तो निकल जाता है। हम्म। हाँ, उसी से देखते हैं। उसको यूज करने तो में तो मुझे कोई वो लगता नहीं है प्रॉब्लम। अच्छा, हाँ, वो रेगुलर अच्छा। कर सकते हैं। पर उसको भी जैसे 10-5 सेकंड के लिए उसको किया तो ठीक है, वो उसको भी ज्यादा घिसना नहीं चाहिए, ज्यादा नहीं यूज अच्छा। करना चाहिए। लाइक मेरी वाइफ को भी अभी रूट कैनल वगैरह हो गया है पिछले 2-3 साल से, या हाँ, ज्यादा हाँ, 4-5 साल हो गया होगा। बट उसका भी ये था सुबह शाम ब्रश करने का। मैं तो उनको भी मना करता था कि ब्रश नहीं करो। तो हाँ, हाँ, रेगुलर टूथपेस्ट से सुबह और शाम 2 टाइम तो करते थे, 5-5 10 मिनट करते थे। बट मतलब जो भी इस तरीके से बहुत रेगुलर है टूथपेस्ट वगैरह में, टूथपेस्ट का अपना नुकसान है कुछ। हम्म। तो उसमें जो हाँ बहुत केमिकल्स बहुत
हार्मफुल केमिकल होंगे या जो भी है। तो टूथपेस्ट को अगर आप गूगल करते हैं कि टूथपेस्ट में होता क्या है, इसमें एब्रेसिव तो होता ही है। हमें अच्छा। लगता नहीं है, हमें फील नहीं होता, हमें तो पेस्ट ही लगता है ना, बहुत मुलायम पेस्ट है। पर वो हाँ। एब्रेसिव के बिना बनता नहीं है। और उसके साथ टूथब्रश होगा तो वो हल्का हल्का उसको रगड़ मारेगा। जब एनिमल खराब होगा तो दांत और गम सब खराब हो जाएगा। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। तो बेसिकली कुछ ना यूज करें ना, बस ब्रश, हल्का सा ब्रश कर दें ज्यादा से हाँ ज्यादा। हाँ, हल्का सा 10-5 सेकंड के लिए ब्रश कर ले और कुल्ला कर ले 2-3 बार बस। अच्छा ठीक है ठीक है। तो ये तो देखते दांतों का हो गया। अच्छा दूसरा, अच्छा ये बताइए कि ये योगा का आप बोल रहे थे ना, योगा का मतलब नहीं करना चाहिए आपका, आपके जैसे ब्लॉग में पढ़ा देखिए, तो। अगर कोई योगा करता है और उसको आता है और वो हफ्ते में 2-1 दिन करता है तो कोई नुकसान नहीं है। बट हम्म योगा से अगर बेनिफिट की बात करें तो बेनिफिट नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जो कि अच्छा तो फील होता है, स्ट्रेचिंग हो जाता है थोड़ा सा, अच्छा ब्लड सर्कुलेशन भी हो जाएगा। बट अगर हम योगा के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए ना कि योगा से कुछ हम्म। ठीक होगा, तो ठीक होता तो किसी का नहीं देखा। अच्छा बहुत से अच्छा। लोग बहुत रेगुलरली करते हैं, आधा आधा 1-1 घंटा करते हैं डेली का। इवन योगा प्रैक्टिस जो योगा दूसरों को सिखाते हैं वो उनका भी देखा है, कोई खास फायदा नहीं है। अच्छा मतलब बीच बीच में कर लेंगे फ्लेक्सिबिलिटी तो ठीक रहता है ना उसके लिए। हाँ हाँ, ठीक। वो जैसे बाकी सब है, जैसे एडिशन डिहाइड्रेशन है उस तरीके से आप, और उसी तरीके से है कि कभी दूध भी पी लिया हफ्ते में 1-2 बार, कभी कुछ कर लिया, तो कोई चीज थोड़ा थोड़ा करेंगे तो उसका कोई नुकसान नहीं है। अच्छा। हाँ ठीक है। हाँ थोड़ा बहुत तो कर लेते हैं वैसे। वॉकिंग रेस्ट तो पूरा खूब चल रहा है। उसके हम्म अलावा बीच बीच में जैसे ये कर लिया, और 5 मिनट योगा, 2 मिनट, फिर उसके बाद रेस्ट कर लिया, हम्म। इस टाइप से कर लेना। हाँ, कोई उससे इशू नहीं है। अच्छा अच्छा। तो बस बाकी तो सब ठीक है। और कोरोना का वैक्सीन क्या करें, मतलब वो भी अभी ले लेना चाहिए, वैक्सीन तो आ गया है जी, तो मैंने तो लोग यही तो ले रहे डिसाइड हैं। किया है कि नहीं लेना करके। अदरवाइज इसके बारे अच्छा। में मुझे लगता नहीं है कुछ ज्यादा अच्छा इन्फॉर्मेशन है। जैसे अभी मेरे कांटेक्ट में कोई डॉक्टर है, तो हम्म उन्होंने वैक्सीन लगवा लिया, फोटो पोस्ट कर दिया। तो हम्म पोस्ट करने के बाद मैंने बोला कि आपको तो कोरोना हुआ था अभी नवंबर दिसंबर में, तो आपके तो एंटीबॉडीज होंगी, तो आपको क्यों कराया? हम्म तो फिर ही सेड कि फिर देन आई आस्क्ड हिम कि, मतलब ही वाज ऑफ द ओपिनियन कि इसका जो एंटीबॉडीज बनने का सिस्टम होता है या प्रोटेक्शन होता है जो नेचुरल होता है, उसका ज्यादा लॉन्ग टर्म नहीं होता। पर इसका अच्छा अच्छा आई डोंट थिंक देर इज अ सॉलिड एविडेंस फॉर दैट। अच्छा। क्योंकि उसके तो हुआ है, और उसके फिर उसके बाद अगर लॉन्ग टर्म नहीं भी है तो अभी भी बूस्टर वगैरह 2 वैक्सीन का तो चल ही रहा है ना। तो हम्म एटलीस्ट ही कुड गेट हिमसेल्फ चेक फॉर द एंटीबॉडीज, जो कि नहीं किया। तो हम्म जस्ट एक फैड है कि वैक्सीन लगाना है तो लगा लिया। नहीं ये जैसे कह रहे हैं कि अभी अगर वैक्सीन लगाएंगे तो होगा भी, अगर आपको तो आपको इफेक्ट कम आएगा, तो आपको इट विल नॉट बी लीथल अगर आपने वैक्सीन लगा लिया तो। जी, वो कह रहे हैं, बट अगेन बात तो वही है ना कि आपको देखिए वैक्सीन में है क्या। वैक्सीन में क्या हो सकता है? देखिए, वैक्सीन वायरस है, वायरस का डाइल्यूटेड फॉर्म है, हम्म वीकेंड वायरस होगा। अब जो वायरस है वो इटसेल्फ इज सो स्मॉल कि वो किसी कैमरा में किसी माइक्रोस्कोप में नहीं आता है। उसकी हम्म क्या शेप है, कैसा है, कुछ नहीं पता है उसका। हम्म अब जो नॉन लाइक उसी के सैंपल्स जो होते हैं, या उसमें हमने कुछ एनिमल्स को यूज किया है, क्या किया है पता नहीं। पर उस वायरस को हम्म डुप्लीकेट कैसे कर रहे हैं, अगर वो दूसरे लोगों का सैंपल है उसी को हम यूज कर रहे हैं। और अगर हम उसी सैंपल को वीक कर, मतलब जैसे मान लीजिए किसी को कोरोना हुआ, उसका सैंपल लिया, उसी सैंपल को से बहुत सारा वो बना लिया, वैक्सीन बना लिया। वैक्सीन। हाँ तो जी। अल्टीमेटली वो वैक्सीन और जो नेचुरली होता है उसमें तो फर्क नहीं होना चाहिए ना। हम्म और जो नेचुरल हो रहा है वो तो स्ट्रांगर होना ही चाहिए किसी भी हालत में, क्योंकि वो अगर किसी को हुआ है तो उसकी जो एंटीबॉडीज बना था उस समय और जो अभी भी बना है या खत्म हो गया, वो तो ज्यादा ही होना चाहिए। एंड हम्म जितना मैं समझता हूँ सेल्स वगैरह में एक मेमोरी का कंसेप्ट भी होता है कि उनको, मतलब दे कैन रिमेम्बर व्हाट हैज हैपेंड। तो अगर हम्म। दूसरी बार होता है तो जल्दी से उसको रिप्रोड्यूस कर लेते हैं। अच्छा तो अच्छा। ये कहना कि वैक्सीन से हेल्प होता है वो मेरे को तो समझ में नहीं आता, क्योंकि जो इसमें साइंटिस्ट के ग्रुप्स वगैरह हैं उनसे भी पूछा है, मतलब नोबडी हैज एन आइडिया कि क्या हो क्या रहा है। अगर कोई नहीं तो वैक्सीन है हाँ। जिसका बोल रहे हैं साइड इफेक्ट कम है, हम्म तो किसी को क्या पता, उसमें आप पानी डाल के इंजेक्ट कर दो तो उसका साइड इफेक्ट तो जीरो ही होगा। हम्म। नहीं तो जैसे आपका वो बात तो ठीक है, जैसे अगर जिसको हुआ कोरोना उसमें तो एंटीबॉडी आ गए हम्म नेचुरली,
लेकिन नहीं जिसको नहीं नहीं भी आए, हुआ। नहीं भी आए, पर हाँ लार्ज स्केल पर तो यही होना चाहिए ना। अगर किसी को हो गया और वो मेडिकल प्रोफेशन में है, तो वो तो अपना हाँ हाँ टेस्ट कराए कि एंटीबॉडीज है कि नहीं, उसके बाद डिसाइड करे कि उसको लगवाना है नहीं लगवाना। हाँ पर वो नहीं हो रहा ना। हाँ, क्योंकि वो टेस्ट टेस्ट भी महंगा होगा भाई। आप वैक्सीन लगाने से महंगा है टेस्ट। तो कौन वैक्सीन नहीं लगाएंगे ना लोग। नहीं वैसे यही आई प्रॉब्लम है। डोंट थिंक वो ऐसा होगा, पर हाँ वो गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर किया हुआ है, गवर्नमेंट इज नॉट चार्जिंग इन इंडिया, बाकी जगह चार्ज कर रहा होगा। बट जो हम्म इस मेडिकल प्रोफेशन में है तो वो भी तो समझता है ना कि उसका नुकसान क्या है। अब हम्म कोरोना के वेरिएंट्स आ रहे हैं, स्ट्रेन्स हैं, दूसरे डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं, वेरिएंट्स हैं। अब जो उसके हम्म वेरिएंट है, तो जो आप वैक्सीन दे रहे हैं वो कौन से वेरिएंट का है, और जो आपका एंटीबॉडीज है वो कौन सा है, उसका क्या उसका स्ट्रेंथ है, वो कुछ पता नहीं है। ऐसे ही हम्म लोग लगा रहे हैं। मेडिकल प्रोफेशन में भी नोबडी नोज कि वैक्सीन बनता कैसे एग्जैक्टली। हम्म, हाँ। तो फिर मतलब ये वेट ही करें, थोड़ा देख लें। समझ नहीं आ रहा क्या। हाँ वेट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जिन लोगों की इम्यूनिटी, अच्छा दूसरी और चीज मैं बताता हूँ। जब ये शुरू शुरू में हुआ था, मई जून की बात है, हाँ तो हाँ मई जून में इन्होंने कम्युनिटी स्प्रेडिंग है या नहीं है ये पता करने के लिए इन्होंने कुछ एंटीबॉडीज के टेस्ट वगैरह किया था कुछ पॉपुलेशन का। हाँ हाँ, बेस्ड ऑन दोस टेस्ट दे सेड कि 30% लोगों को तो ऑलरेडी कोरोना होके चला भी गया, उनको पता भी नहीं चला। पता भी नहीं चला। अच्छा, हाँ तो उनके एंटीबॉडीज थे उस समय। हाँ हाँ तो इस तरीके से अगर मई जून में वो एंटीबॉडीज थे, तो आज की डेट में लोगों को हो रहा है और बिना पता चले जा रहा है, इसका भी क्या पता। और बहुत से लोगों को ऑलरेडी एंटीबॉडीज, इसका मतलब होगा। होगा, तो करेक्ट उस है। समय हाँ 30% पॉपुलेशन को हो चुका था, तो आज तो कितनों को हो चुका होगा, हम्म और कंटिन्यूअसली हो रहा होगा, ठीक हो रहा होगा। हम्म, तो उसमें अच्छा। इन्होंने कोई सिस्टम तो बनाया नहीं ना उसको चेक करने का। फिर दूसरी बात, अगर आपने यूट्यूब चैनल वगैरह कुछ फॉलो किए हुए हैं, तो जैसे हम्म कि जो कोरोना का टेस्टिंग होता है, उसका जो हम्म ऑथेंटिसिटी है वो भी 50% है। चांसेस ये हम्म 50% वो गलत भी बता दे। अब 50% इज ह्यूज परसेंटेज। हम्म लोग हैं, हम्म, ऐसे लोग हैं जो आज चेक कराते हैं तो पॉजिटिव आता है, 2 दिन बाद चेक कराते हैं तो नेगेटिव आ जाता है। करेक्ट। ये भी है। जिन लोगों ने टेस्ट को क्रिएट किया है, डेवलप किया है, वही बोलते हैं कि इसकी ऑथेंटिसिटी नहीं है। दिस इज ओनली अ सेकेंडरी मेथड ऑफ जस्ट गेसिंग कि हो सकता है कि नहीं हो सकता। हम्म, हाँ, तो ये तो है, डाउटफुल है काफी। तो और इसमें। ऑलरेडी जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस तो ये है कि हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन और ये वॉक एंड रेस्ट से आपका जो इम्यूनिटी होती है वो बहुत अच्छी और स्ट्रांग होती है। अच्छा और इसमें सबसे मैं बताता हूँ, मुझे भी कोरोना हुआ था। अच्छा। लास्ट ईयर मई में हुआ था, जब पीक पर था। हाँ हाँ और उस समय मेरा गलती क्या हुआ था कि मुझे 2 साल प्रॉब्लम हुआ है। एक कोरोना हुआ था, एक बार मेरा घुटनों में बहुत स्ट्रांग स्वेलिंग हो गई थी, बहुत बुरी हालत हो गई थी। अच्छा। दोनों बारी गर्मी में क्या हुआ कि जैसे लास्ट ईयर क्या हुआ कि मैं बहुत सारा नमकीन और ठंडा पानी पीना शुरू कर दिया। हम्म, और उसका कारण सिर्फ ये था कि एक थ्योरी था कि जैसे हमारा हार्ट बीट होता है, जैसे हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन है, जैसे सब कुछ है तो दो होना चाहिए। कभी ठंडा पानी पी लिया, कभी नॉर्मल पानी पी लिया, रूम टेम्परेचर, गर्मियों में भी। हम्म तो वो मेन कंसेप्ट था। अब उसके साथ में बाई चांस आई ट्राइड स्टार्टेड ट्राइंग जो बहुत लाइट सॉल्टी नमकीन होता है ना, वो लेना शुरू कर दिया, और ऑलमोस्ट 250 ग्राम रोज खाना शुरू कर दिया। अच्छा। तो उससे क्या हुआ कि महीने 1.5 महीने के अंदर मैंने कंटिन्यूसली जब कंज्यूम किया और साथ में ठंडा पानी पीना शुरू करते, मुझे प्यास लगने लगी। शुरू शुरू हम्म में तो मैंने इग्नोर किया कि कभी कभी मैं नॉर्मल पानी भी पी लेता था कि नहीं अभी कंट्रोल में है। बट ऑल हम्म, ऑफ ए सडन आई स्टार्टेड फीलिंग कि मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगनी शुरू हो गई। अच्छा अच्छा। तो फिर जब मेरे को समझ में आया कि इट इज टू लेट, तो उसमें हल्का सा फीवर हुआ। बस हल्का सा फीवर में जो शोर चल रहा था क्वारंटाइन कर दो, मेरा वॉक एंड रेस्ट बंद हो गया क्वारंटाइन की वजह से। अच्छा। फिर जो मुझे हाँ, लूज करना था पानी वगैरह वॉक एंड रेस्ट में, वो हुआ नहीं। और धीरे धीरे हम्म करके मुंह जो सूख रहा था वो ठीक नहीं हुआ। हम्म और सिमिलर प्रॉब्लम मुझे मतलब उससे पहले साल में हुई थी। उस समय क्या हुआ कि बहुत सस्ता वो मिल रहा था, खरबूजा और तरबूज दोनों के दोनों 5-5, 7-7 रुपए हम्म केजी था। आई यूज टू बाई एवरी डे 5-5, 10-10 हम्म केजी जाके मंडी जाते थे, वहां से ले आते थे। तो इट इज हम्म सो चीप, तो उसको फ्रिज में रखा। और उन दिनों में कुछ टाइम मतलब वाइफ भी इन लॉज के यहाँ होती थी, फादर की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं घर में अकेला भी होता था। तो जब भी मूड किया, हम्म टाइम भी पास हुआ या नींद नहीं आया, उठाया और खाना शुरू कर दिया फ्रिज का एकदम चिल्ड। हम्म, तो सेम अच्छा हालत उस समय हुआ। उसमें फिर घुटना का स्वेलिंग हुआ, बल्कि लास्ट ईयर आई वाज डाउन बाय ऑलमोस्ट 4 to 5 months। अच्छा। मैं तो बेड से मतलब उठना भी मुश्किल हो गया था, इतना बुरा हाल हो गया था।
अच्छा अच्छा तो पूरा मतलब स्पोर्ट्स वगैरह शुरू करते करते तो मुझे 6 महीने लग गया था। अच्छा। तो इतना मतलब बैड इफेक्ट हो जाता है ये, मतलब फ्रिज का जो आप कह रहे हैं, मतलब इसका रीजन ये है कि कोल्ड कोई चीज मतलब खानी बार नहीं, बार। ओवरऑल ये था कि फ्लूइड इंटेक जैसे अभी पानी का इंटेक है कि बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। इट इज नॉट अबाउट फ्रिज। आपने अच्छा। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ 4 से 5 केजी तो मैं रोज के रोज तरबूज और खरबूजा खा लेता था, तो वो तो सारा पानी हो गया ना। और साथ में उसके अच्छा साथ में अच्छा। शुगर भी इतना चला गया। हाँ हाँ। उसके बाद 3 लीटर पानी और ले लेंगे तो प्रैक्टिकली यू आर इन द रेंज ऑफ 7 to 9 लीटर्स। अच्छा अच्छा। तो तो आप कह कुछ, रहे हैं नॉर्मल नहीं, नॉर्मल आदमी को भी अगर इतना पानी पी लिया तो प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, बहुत सीवियर प्रॉब्लम होगी। देखिए, मेरी अच्छा इम्यूनिटी यूज टू बी वेरी लो एज ए चाइल्ड। मुझे अच्छा। हल्का सा कहीं खरोच भी लग जाता था, वो उसका बहुत बड़ा घाव बन जाता था, बहुत पस भरता था मुझे। हम्म अभी और मैं तो मतलब मेरे को हल्का सा भी खरोच कहीं उंगली में भी जैसे हो गया ना, कहीं खेलते हुए कुछ लग गया जरा सा, तो उसको हम्म। पानी से धोते हुए या पानी में डालते हुए भी डर लगता था कि वहाँ पस बड़ी जल्दी मेरे को भरती थी। अभी अच्छा। तो मुझे कहीं खरोच आता है तो 24 घंटे के अंदर हील अप भी हो जाता है, पानी वानी में कुछ भी नहीं देखता। उसको हम्म। पहले तो मैं बहुत डर के सेव करके हाथ धोते हुए नहाते हुए भी फिर उसके बाद डर लगता था, हल्का सा खरोच के बाद भी। अच्छा अच्छा। तो मैं नहीं समझता उससे इम्यूनिटी मतलब सुपर इम्यूनिटी हो जाता है, उसमें कोई डाउट हम्म नहीं है मुझे। हम्म। अच्छा अभी इस तो साल वही। मैं बहुत केयरफुली चल रहा हूँ कि ठंडा पानी नहीं पीना। अगर बिल्कुल अभी तक ठंडा पानी शुरू ही नहीं किया, अभी तो मौसम भी ज्यादा खराब नहीं हुआ। हम्म और पानी को भी बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट करके चल रहा हूँ। क्योंकि एक बार ये आउट ऑफ कंट्रोल होता है तो प्यास लगने लगती है, फिर उसके बाद लगता है कि 1-2 दिन पी लेते हैं, कुछ नहीं होता। वो फिर इग्नोर होते होते बहुत इग्नोर हो जाता है। नहीं वो आपकी बात तो सही है। ठंडा पानी मतलब जब पियोगे तो प्यास लगती है ज्यादा। वो तो तो लगती है, जिससे पर आप। अगर आप कंट्रोल करके पीते हो ना कि कभी कर लिया कभी नहीं, और आपने डिसाइड किया अगर 1 गिलास पीना है तो दूसरे दिन हाँ अगर आपको कभी भी एक्सेसिव प्यास लगने लगी 1 या 2 दिन के अंदर, मतलब 48 आवर्स हाँ। के बियॉन्ड तो जाना नहीं चाहिए ठंडे पानी में। अच्छा अच्छा। 48 आवर्स के अंदर को अगर हल्का सा लगता है कि यार दो जैसे 3 गिलास है, गर्मियों में हाँ। भी अगर आप ठीक चल रहे हैं, एडिशन डिहाइड्रेशन ठीक कर रहे हैं, तो 4 से 5 गिलास 6 गिलास इज मोर देन इनफ। वो हम्म जो लोग बोलते हैं कि गर्मी होगा हीट होगा तो ज्यादा पानी पियेंगे नहीं तो गर्मी लगेगा या कुछ और होगा, तो वो सब नहीं ठीक है। आपका फ्लूइड हम्म का अगर बैलेंस ठीक बन रहा है, आपका सेल्स और जो बताया हुआ ना, वो अगर बैलेंस हम्म। ठीक है तो फिर कोई भी इशू नहीं आता गर्मी गर्मी से। गर्मी सर्दी आप हम्म। दोनों को इजीली टॉलरेट कर सकते हैं। हाँ हाँ। कभी कभी जैसे ये होता है कि अब अभी जैसे इतना समर हो गया ना यहाँ पे चेन्नई में। तो हम्म। अब जैसे एक गिलास पानी पिया, तो हम्म। जैसे ही पानी पिया उसी के बाद पूरा मतलब पसीना, पूरा बॉडी में पसीना आ जाता है। वो तो ठंडा पानी पी और के ना। ठंडा पानी पिए। अच्छा। नहीं, ठंडा पानी पीने से होता है होगा ना पसीना तो एकदम से। नहीं नहीं, नॉर्मल पानी से भी। तो जैसे दोपहर को बहुत यहाँ पे ह्यूमिडिटी होती है ना, गर्मी बहुत अच्छा होता है। अच्छा, हाँ, ह्यूमिडिटी की वजह से होगा। दिल्ली में तो अभी हाँ। कोई ह्यूमिडिटी नहीं है। दिल्ली में मैंने तो अच्छा पर्सनली फैन के अलावा कुछ भी यूज करना शुरू नहीं किया। अच्छा अच्छा। बाहर भी घूमते हैं, मुझे बाहर भी कोई पसीना नहीं आ रहा। जबकि अच्छा एज ए चाइल्ड तो मैं बहुत ज्यादा परेशान रहता था। पसीना इतना अच्छा। ज्यादा आता था कि मतलब पूरे कपड़े में हमेशा व्हाइट व्हाइट सॉल्ट के निशान पड़े होते थे। हम्म। अच्छा हाँ, वही तो आप मतलब पानी के इनटेक कम करने से पसीना कम हो गया है। तो उससे मतलब आप कह रहे हैं कि मतलब कोई ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए ना, मतलब हाँ, आप पसीना बहुत पसीना एक्सरसाइज कम होना। करेंगे कुछ करेंगे पसीना ज्यादा आ जाएगा, कोई बात नहीं, उसके बाद आराम से प्लेन पानी से नहा लें। अच्छा अच्छा। हम्म। हाँ यही मतलब एक एक दो चीज है समर में, थोड़ा अगर समर निकल जाए तो उसके बाद तो आसान है शायद ये डिहाइड्रेशन नहीं, हाइड्रेशन। मेरे ख्याल से समर सम, में कोई दिक्कत नहीं होती। बेसिकली मैं आपको बताऊं, जो मेरा हाँ हार्डेस्ट एक्सपीरियंस रहा था, मैंने हाँ हाँ। 48 आवर्स के लिए फ्लूइड एकदम बंद कर दिया, किसी भी तरीके का कोई पानी नहीं लिया। मई और जून के बीच में, मई एंड कह सकते हैं, जो हाई मतलब हाईएस्ट टेम्परेचर होता है दिल्ली में। उसके हाँ बाद 48 आवर्स के बाद मैं उसके बाद खेलने के लिए गया बैडमिंटन, और वो भी हाँ। 12 बजे के आसपास इंडोर होता था। अच्छा। तो उसके हाँ। बाद 1 डेढ़ से 2 घंटे बैडमिंटन खेला और बैडमिंटन में भी गेम जीता, और उस पीरियड में 48 आवर्स और प्लस 2 आवर्स, और इस पीरियड में भी किसी तरीके का कोई पानी नहीं पिया, कुछ नहीं लिया, कोई ओ। वो नहीं था। और 48 आवर्स के बाद में भी आराम से थोड़ा सा धीरे से लिया बस। अच्छा अच्छा। और जबकि यही एक बार मैंने जब स्टार्टिंग कर रहा था हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन, तो उसमें सुबह से शाम तक पानी नहीं लिया था, और उसके बाद एक गेम खेला सिर्फ 5-10 मिनट के लिए। हाँ और उसी हाँ। 1 मिनट में मुझे इतना ज्यादा चोकिंग होने लगा, जैसे मैं अगर 1 मिनट भी अगर पानी नहीं पीऊंगा तो सांस रुक जाएगी। अच्छा अच्छा। हाँ उस वक्त शायद बॉडी यूज तो नहीं होगा, बॉडी यूज टू लेकिन उसके। नहीं के अलावा जो बैलेंस बिगड़ा होता है ना, तो प्यास बहुत जबरदस्त तरीके से प्यास लगता है, आपका ब्लड वॉल्यूम वैसे ही कम होता है, ऊपर से आपने हम्म पानी को छोड़ लिया, ऊपर से खेल लिया, तो बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाता है। मैं अभी हम्म बैडमिंटन भी खेलता हूँ, तो मैंने आई थिंक लास्ट टू लास्ट ईयर खेला था,
तो अभी तो मैं अगर जैसे पानी पीने का खेलने से भी कोई कनेक्शन नहीं होता। अगर हमने मान लीजिए 2 घंटे खेल भी लिया, लगातार भी खेल हम्म। लिया, तो पसीना भी आता है, सब कुछ होता है, परंतु उसमें ऐसा नहीं होता कि पानी की जरूरत होती है, प्यास लगती है। प्यास फिर भी नहीं लगती। अच्छा अच्छा। वो आप पीना चाहें तो अलग बात है। तो उसके बाद आज की डेट में कभी भी ऐसा नहीं होता कि 12 घंटे आपने पानी नहीं पिया तो आपको बहुत ज्यादा कुछ परेशानी होती है। हम्म। तो एक और प्रॉब्लम आती है राजेंद्र जी, जैसे आपने मान ली खाना खाया ना रात को 8 बजे, उसके साथ पानी पिया, उसके बाद जैसे मान लीजिए आप लेट सोए, अगर आप हम्म 12-1 बजे, या हम्म जैसे आप भी कभी कभी लेट सोते होंगे, हम्म। तो सोने से पहले ना ये मतलब बहुत प्यास लगती है, जैसे कि तो आधा गिलास पानी लो या 1 गिलास पानी लो, तो ये प्रॉब्लम मेरे को आ रही है। तो आप कि क्या इसको करते हैं उसमें? उसको वॉक एंड रेस्ट कर लीजिए, क्योंकि वो जो सोने के टाइम का पानी होता है वही सबसे ज्यादा गड़बड़ करता है। हम्म। परंतु उसमें अगर आपको दिमाग में हल्का सा भी प्रेशर लगता है ना, जैसे लोग बोलते हैं साए साए होती है, हाँ। तो वो एक गलत इंडिकेशन है। तो वो अच्छा किसी अच्छा। तरीके से उसको मैनेज करना चाहिए। अगर अगर आज आपको लग भी गया तो नेक्स्ट डे वॉक एंड रेस्ट को इंक्रीज करके वो डिस्कम्फर्ट जो होता है वो नहीं होना चाहिए सोते हुए। अच्छा अच्छा। आपको पानी का हाँ। इंटेक बढ़ाना है, दिन में बढ़ाइए, पर रात को जस्ट सोने से पहले जो ये जो मुझे 2 साल प्रॉब्लम हुआ ना, उसमें यही होता था कि रात को सोने से पहले मतलब मूड कर जाता था चलो पानी पी लेते हैं, हाँ। और बस उसमें वो होता कि 1 गिलास पीना है, फिर उसके बाद अगर नींद नहीं आई और थोड़ा सा वॉक एंड रेस्ट कर लिया, फिर एक और गिलास पी लिया, तो 2-2 गिलास हो अच्छा। जाता था रात को सोने से पहले। हाँ हाँ। हाँ, इसका भी उससे पता फिर नहीं क्या मतलब होता है। हाँ हाँ, परेशानी वापस आ सकती है ना। हाँ, ये हाँ, तो है। उससे चांसेस होता है फिर वो एक बार हल्का से भी आउट ऑफ कंट्रोल हुआ, प्यास लगना शुरू हुआ, फिर वो कंट्रोल नहीं होता। दूसरी सबसे बड़ी जो गलती होगी वो होगी आरओ को यूज करना, आरओ का पानी। अच्छा, तो अगर वो नहीं आपने करना चाहिए? गर्मी नहीं, अगर आपने गर्मी में आरओ का पानी यूज कर लिया तो आपका कोई कंट्रोल नहीं रहेगा पानी पीने पर। अच्छा अच्छा। हाँ, नहीं तो ये जो जो कैन वाटर आता है, तो मैं तो कैन वाटर लेता हूँ, तो वो क्या, उसका क्या करें, वो प्योरीफाइड सर वाटर है? उसका भी कुछ नहीं पता। पहले तो उसको मिनरल वाटर बोलते थे, फिर बोलते उसमें मिनरल हाँ होते नहीं है। जो डिफरेंस होता है ना हाँ। इसमें वो मिनरल्स का होता है। हम्म। पहले आपको मालूम ही है कि 3 बॉटल्स को मिनरल वाटर बोलते थे। हाँ जी हाँ। अब ये जो बॉटल वाटर होता है इसमें मिनरल नहीं होता, इसलिए अब इसको शायद इसका नाम ही चेंज हो गया है। नहीं, अभी ये बोलते हैं प्योरीफाइड वाटर, मिनरल वाटर हाँ नहीं, प्योरीफाइड वाटर बोलते हाँ, हैं। तो इसी कारण से ना, क्योंकि उसमें मिनरल होता नहीं। और आरओ पानी में और फिल्टर्ड वाटर जो होता है, जो आपके दूसरे फिल्टर वाटर फिल्टर होते हैं, उसमें हम्म डिफरेंस यही होता है कि उसमें आरओ में मिनरल्स को बिल्कुल खत्म कर देते हैं। जो उसमें क्या बोलते हैं उसको, पीपीआई हम्म। पीपीआई बोलते हैं यूवी। ना, हाँ हाँ। पार्टिकल्स पर अच्छा अच्छा। पर हाँ, क्या बोलते हैं, पीपीआईएच। हाँ, पीपीएम पीपीएम। में हाँ पीपीएम जी। बोलते हैं ना। हाँ हाँ, हाँ। तो उसमें जो पार्टिकल्स का होता है, उसमें नॉर्मल जो फिल्टर्ड वाटर होता है उसमें 100 से 200 होता है, और जो हम्म आरओ वाटर होता है उसमें 15-20 होता है। उसमें पेट के बैंड बच जाता है। जैसे एक लड़की थी, वो उसको एसिडिटी का प्रॉब्लम था, तो उसको हाइड्रेशन हम्म डिहाइड्रेशन करते तो वो ठीक हो जाती थी। तो हम्म। उसने कई बार किया, उसके थोड़ी देर बाद प्रॉब्लम आती थी, और उसके बाद वो मेडिसिन वगैरह लेना शुरू कर देती थी। तो एक अच्छा। बार ही काफी देर तक फॉलो करते रहे कि उसको मेडिसिन नहीं लेना करके बताते रहे। तो हम्म। अल्टीमेटली वन डे शी कॉल्ड अप सेइंग कि उसको बहुत जलन हो रही है, बहुत डिस्कम्फर्ट हो रहा है। अच्छा। अब उसके बाद सब कुछ कर लिया, उसको हम्म चाय का बोला कि चाय मत पियो, सॉरी चाय पी लो 1 कप। हम्म तो चाय हम्म पीने से उसको पेट में जो दर्द हो रहा था, जो बर्निंग हो रही थी, वो रुक गई। हम्म। पर फिर उसके बाद उसने कॉल किया एंड शी सेड कि एक फैक्ट नहीं बताया कि 2 दिन पहले 3 दिन पहले आरओ लगवाया है। अच्छा। फिर उसको बोला पड़ोस से कोई बॉटल वगैरह ले लो किसी के घर से, और वो आरओ का पानी नहीं पियो और उसको चेंज कर लो। फिर उन्होंने शी सेड फर्स्ट, पहले तो उसने बोला कि आरओ जो लगा रहे हैं तो उनको उसने बोल दिया है कि वो 100 से मतलब 125 पीपीएम होना चाहिए। हाँ। तो उसके बाद मैंने कहा कि अगर किया है तो उनका भी वारंटी में है, आप बुलाओ और दोबारा से अपने सामने चेक करो। उनका जो भी हम्म। इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें देखो कितना आ रहा है। तो वही आ रहा था 15-20-25 आ रहा था कुछ। अच्छा अच्छा। फिर आई डोंट रिमेम्बर उसने क्या किया कैसे किया। बट और अभी भी हम्म किसी थोड़े दिन पहले भी किसी का प्रॉब्लम आ रहा था कि पेट में क्रैम्पिंग हो रहा है बहुत ज्यादा। और फिर जब हम्म बात हुआ इस चीज पर ध्यान गया, पहले तो ध्यान ही नहीं जाता ना हर बार कि किसी ने आरओ लगवाया होगा। हम्म फिर उसके बाद जब उसको समझने की कोशिश करी तो उनका भी था कि ऑफिस के अंदर आरओ यूज होता था, ऑफिस में वो पानी पीते थे। हम्म। तो अभी उसका भी रिजल्ट का कुछ नहीं पता। अभी ये बात भी हफ्ता पहले की है, तो पता नहीं, अभी तो ठीक है। तो वो ठीक तो हो ही अच्छा। जाता है, पीरियड्स होते हैं कभी कभी ठीक हो जाता है। तो अब हाँ। देखते हैं उसका रीअकर होता है नहीं होता। हम्म। हाँ, पर ये तो टफ है ना राजेंद्र जी। एक्चुअली क्या है, जो ऑफिस में काम करते हैं लोग, या फिर इवन घर में,
भाई नॉर्मल टैप वाटर तो लोगों को वो नहीं है ना, विश्वास नहीं है कि ये ठीक होगा। यही तो प्रॉब्लम हो गया जो कॉन्फिडेंस का ना। अगर मैं बताता हूँ, मैं भी लाइक हमारा एक काम की जगह है जहाँ पर आरओ पानी भी है और फिल्टर्ड वाटर भी है। अच्छा फिल्टर्ड क्या, टैप वाटर है बेसिकली, फिल्टर्ड भी नहीं है वो। अच्छा अच्छा अच्छा। और वो ऊपर टैंकी में जाता है जिसमें बहुत मिट्टी वगैरह नीचे बैठा होता है। हाँ 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 तो उसके बाद हमने फिर डिसाइड किया कि आरओ यूज करेंगे तो जब खाना वाना बनाएंगे उसका भी टेस्ट में फर्क आ जाता है। हाँ हाँ। तो फिर हमने वो होते हुए भी सब कुछ उसको यूज करना शुरू कर दिया। और अच्छा अब पीते हैं नॉर्मल पानी तो एक बार हल्का सा दिमाग में आता है, बाकी जो वर्कर्स हैं वो अभी भी आरओ पानी पीते हैं, और मैं पर्सनली तो टैप वाटर ले लेता हूँ सिंपल, बिना फिल्टर के। अच्छा अच्छा ये पुराने अच्छा। टैप जमाने में तो वाटर। हम लेते ही थे ना टैप वाटर, हाँ हाँ जो हाँ एमसीडी का पानी आता है। हाँ हाँ टैप वाटर हाँ हम लेते थे और क्या। अब तो डर तो लगता है ना लेते हुए, क्योंकि अब हमारी सोच वैसी बन गई है। हाँ सोच बना दी गई है ना, ये तो हम्म। कंपनी ने बना दी है। यस। तो ये भी प्रॉब्लम है। दूसरा ये कि ये जो टैप वाटर है और मिनरल वाटर मतलब पता नहीं कुछ लोगों को सूट नहीं करता या जो भी है। पहले तो भी उसको मटके में डाल के जैसे गर्मी में वो लोग पीते थे, हम्म। तो शायद उससे भी पता नहीं इम्प्योरिटी कम हो जाती थी या जो भी था। तो मटके में मतलब बोलते हैं कि मटके में जो होता है मिनरल्स बढ़ जाता है, जो मिट्टी होती है हम्म उसी में बहुत से मिनरल्स होते हैं तो वो एड ऑन हो जाते हैं। उसका कुछ सिस्टम होता है, जो कूलिंग का सिस्टम होता है, उसमें काफी फायदा होता है। मेरे कई फ्रेंड्स हम्म हैं जो मटके का पानी यूज करते हैं, फ्रिज नहीं यूज करते, घर में फ्रिज होते हुए भी। फ्रिज के लिए, हम्म फ्रिज में बेसिकली सब्जी वब्जी को और वो खराब नहीं हो इसलिए रखते हैं। हाँ तो अगर टैप वाटर को अगर मटके में आप डाल दें तो शायद उससे भी थोड़ा मतलब बेटर टेस्ट हाँ बेटर हो उससे, जाएगा या जो भी। हाँ कह सकते हैं उससे टेस्ट बेटर होता है। पर फिलहाल तो मैं तो कुछ भी यूज नहीं करता, मैं तो प्लेन जो एक बॉटल सा होता है पानी का, उसमें डाल के उसी में एज इट इज पी लेते हैं, अच्छा बिना किसी ट्रीटमेंट के, बिना किसी चीज के। अच्छा अच्छा ये भी कमाल है। ठीक है, बस बस यही पूछना था रविंद्र जी। और बाकी थैंक यू अगेन, ये आपने है क्या। इतना टाइम दिया और आपने हमेशा हेल्प की है हमारी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू।